यहाँ पर खुदाई भी की जाएगी। आगे एल बेंड तकनीक इसे कहते हैं, जिसके जरिए सुरंग के अंदर जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एल बेंड सुरंग तकनीक का अब इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब 116 घंटे से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये अब नई तरकीब जो है उसके जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां पर दो लोगों को, दो रेस्क्यू दल के सदस्य जिन्हें सुरंग के अंदर भेज दिया गया है, गड्ढे के अंदर भेजा जा रहा है। और यहां पर जो है हर 20 मिनट के बाद एक टीम आएगी बाहर। हीरालाल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। हीरालाल, दो सदस्य जिन्हें अंदर भेजा गया था, 20 मिनट तो पूरे हो गए होंगे, बाहर आ गए वो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार 116 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके तहत अब कैप्सूल से दो बंदों को नीचे भेजा जाएगा। जो एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं, महावीर प्रसाद जाट और एक अन्य और उनके साथी हैं, उनको उनके कैप्सूल के जरिए उस गड्ढे में भेजा जाएगा। वो 20 मिनट तक उसके नीचे अभी भेजा गया है या नहीं गया, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि दो सदस्यों की टीम भेजी जा चुकी है। उसके बाद अब वो बाहर निकले, क्योंकि 20 मिनट का समय होने वाला है। हाँ। और लगातार उनको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। और बाहर आने के बाद अब जो महावीर प्रसाद जाट हैं, उनके साथ एक और साथी हैं, वो टीम है जो नीचे जाएगी और उस वातावरण के अनुकूल होने का जो स्थिति है उसको भली बात से परिचित होगी। मैं दिखाना चाहूंगा चेहरे जो तस्वीरों में। जिला कलेक्टर मौके पे मौजूद है, लगातार जो एनडीआरएफ की जो टीम है उनसे चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है और किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। आप देख सकते तस्वीरों में वो जो कैप्सूल है, वहाँ एनडीआरएफ के अधिकारी और जो सदस्य हैं वो मौजूद है। ऑक्सीजन पाइप नीचे भेजा जा रहा है, साथ में एक पीवीसी पाइप है, उसके जरिए वायरिंग है, जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो नीचे भेजा जा रहा है, ताकि जो नीचे का वातावरण है उसे भली बाती से वाकिफ हुआ जा सके। साथ ही 20 मिनट बाद जब वो बाहर आएंगे, उसके बाद तीसरी टीम जाएगी। इस प्रकार से 1 घंटे के प्रोसेस के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो एल बेंड सुरंग है उसको खोदने की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में अभी कितना टाइम लगना है हीरालाल? जो प्रयास जो एल बेंड सुरंग खोदने के जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 6 से 7 घंटे होंगे, क्योंकि जो नीचे मिट्टी है, मिट्टी होने की वजह से, क्योंकि बारिश का जो दौर चला था उसकी वजह से मिट्टी गिल्ली भी हो चुकी है और गिल्ली मिट्टी होने की वजह से एक मिट्टी के गिरने का डर रहता है। तो किसी प्रकार का हादसा न हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो, इसको लेकर भी ये पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षित रूप से जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 116 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अभी आज का दिन और लगेगा। 6 से 7 घंटे उस एल बेंड सुरंग को बनाने में लगेंगे। फिलहाल अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो जो 170 फीट गहराई का जो गड्ढा है उसकी स्थिति से वाकिफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे जाएं तो वो किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 170 फीट का गहरा जो गड्ढा है उसके नीचे हीटिंग भी होगी, सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो उनको उस स्थिति से निपटने के लिए एक बार उनको भेजकर 20 मिनट का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरी बार जो है सदस्य भेज दिया गया है ना। महावीर प्रसाद जाट हैं जो नीचे उस टीम के सदस्य हैं, वो नीचे जाएंगे और 20 मिनट का जो समय बिताकर वापस आएंगे। मतलब दूसरी पारी के भेज दिए गए हैं दोनों शख्स? जी, अभी पहले जो 20 मिनट के जो पारी के जो 2 टीम के सदस्य हैं वो जा चुके हैं। अब उनको निकालने की तैयारी है, वो 20 मिनट का समय होने को है। अब वो उस कैप्सूल के जरिए उस गड्ढे से बाहर आएंगे। इसके बाद अभी हमने तस्वीर में जो महावीर प्रसाद जाट जो टीम के सदस्य हैं उनको दिखाया, उन्होंने थंब दिखा के जो सिंबल दिया, वो अपने एक साथी के साथ अब वो नीचे जाएंगे। 20 मिनट का समय वो वहाँ बिताएंगे, इसके बाद वो बाहर आएंगे। उसके बाद जो तीसरी टीम के 2 अन्य सदस्य हैं उनको भेजा जाएगा। तीनों टीमों के जो प्रोसेस का जो समय है 1 घंटे का जो बताया जा रहा है 20-20 मिनट के हिसाब से, उसको पूर्ण होने के बाद एल बेंड सुरंग खोदने की जो कार्रवाई है, क्योंकि वो मैनुअली की जाएगी, क्योंकि नीचे गीली मिट्टी है, बच्ची को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जो 163-164 फीट की गहराई में जो बच्ची अटकी हुई है उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो मैनुअली किया जाएगा। इसके बाद बच्ची को बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी मौसम कैसा है, कहीं मौसम का दखल तो नहीं पड़ेगा इस पर?
जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो रेड अलर्ट घोषित किया गया था उसके तहत कल बारिश का जो दौर जारी था वो रात भर रहा। फिलहाल मैं मौसम की बात करूं तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है, जिस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल भी बारिश का जो दौर है वो रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिससे कई बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जो बाधा उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं जो समय लगा उसमें जो बारिश है वो उसने खलल डाला था। अभी फिलहाल मौसम है जो बिल्कुल बारिश रुकी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है, 3 दिन का जो टाइम दिया बरसात का, तो बारिश को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, तमाम जो लोग हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए आए हुए हैं, जो परिजन है वो उस मौसम को लेकर चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे, ताकि जो पिछले 6 दिन से जो बालिका अपने परिजनों से दूर है उस बालिका को बाहर निकाला जा सके और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया जा सके। मतलब अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि 1 दिन और लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चेतना को बाहर निकालने में, अगर ये तकनीक पूरी तरीके से काम करती है तो। जी बिल्कुल, अगर ये जो टेक्निक अब अपनाई जा रही है, इस अब टेक्निक के सहारे अगर कोई व्यवधान नहीं होता है तो 7 से 8 घंटे मैक्सिमम और लगेंगे। अगर बरसात आ गई और बरसात की वजह से इस ऑपरेशन में खलल पैदा होता है तो कहा जा सकता है कि अभी और समय लगेगा, क्योंकि 6 से 7 घंटे जो बताए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के जो इस टीम के जो सदस्य हैं, जो रेड माइनर टीम है, उनसे भी हमने बात की थी। उनका कहना है कि जब इस प्रकार की जो सुरंग खोदी जाती है, जो मैनुअली सुरंग खोदी जाती है, हथौड़े, छेनी और हाथों से जो मिट्टी को हटाया जाता है और एल बैंड की जो सुरंग बनाई जाती है, उसमें अमूमन, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने इस प्रकार के जो कई रेस्क्यू किए हैं, तो 6 से 7 घंटे का जो समय लगता है। लेकिन इसके साथ ही जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि पत्थर की लेयर भी आ जाती है, कुछ जगह पत्थर आ जाते हैं, कुछ जगह मिट्टी ढह भी जाती है, तो कहीं ना कहीं समय और भी लग सकता है, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि अभी 8 से 10 घंटे या 7 से 8 घंटे जो लगना है वो अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लगेगा, बशर्ते बारिश बीच में खलल नहीं डाले। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो और चेतना को बाहर निकाला जा सके। गांव के लोगों का क्या कहना है, कोई बात हो पाई है आपको, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें इतना लंबा समय लग गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, परिजन हैं, वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो मौका स्थल पे चल रहा है उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, इस वजह से प्रशासन ने गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है और वहां पुलिस कर्मियों की चौकी बनाकर उनको तैनात कर दिया है, ताकि बाहरी जो व्यक्ति है, बाहरी ग्रामीण है, वो यहाँ नहीं पहुंचे और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। तो ग्रामीणों को बाहर ही रोक दिया गया। हालांकि हमारी आज सुबह परिजनों से बात हुई थी तो परिजनों का सीधा सीधा प्रशासन पे आरोप लगाया गया था कि 116 घंटे का समय बीत चुका है, आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों पुख्ता तौर पे नहीं कर पा रहा, इतना समय क्यों लग रहा है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन, जो जिला कलेक्टर है, उन पे भी आरोप लगाया था, जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे भी आरोप लगाया था कि जब वो जिला कलेक्टर उनसे अभी तक मिलने नहीं आई, और जब परिजन मौका स्थल पे पहुंचकर अपडेट लेना चाह रहे हैं, उस बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस बच्ची की अपडेट लेना चाह रहे हैं, तो एक दीवार खड़ी कर दी जाती है पुलिसकर्मियों की। वो पुलिसकर्मी उन्हें धक्का मारकर वहां से भगा देते हैं, जैसे कोई उन्होंने अपराध कर दिया हो। तो इस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर जो परिजनों का आरोप है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। साथ ही जो इतना 116 घंटे का जो समय लगा है, तो पुलिस की जो निर्णय क्षमता है और कार्य करने की शैली है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस प्रकार से इनमें आपसी जो अधिकारियों में सामंजस्य का अभाव देखा गया कि पहले जो जुगाड़ू टेक्निक थी वो ए प्लान के तहत उन्होंने 1-2 दिन तक लगातार उस जुगाड़ू टेक्निक पर निर्भर रहना, उनका जो इस समय में देरी जो बनी है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद जब पाइलिंग मशीन बुलाई गई, प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया, उसमें भी जो पहली पाइलिंग मशीन थी उसको हटाया गया, दूसरी मशीन बुलाई गई, उसको लगाया गया। उसके बाद जो हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई, वो भी 50 टन क्षमता वाली वजन जो उठाने में सक्षम थी, उसको बुलाया। जब उन्हें लगा कि ये इतना वजन सहन नहीं कर सकेगी तो उसको हटाया गया। उसके बाद 100 टन वजनी क्षमता वाली जो क्रेन है उसको बुलाया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात है, यहाँ तकनीकी विशेषज्ञों की जो कमी नजर आई, वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होने के सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अगर तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में यह रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जाता, ऐसा लोगों का आरोप है और लोगों का सुझाव भी है कि अगर तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया जाता। क्योंकि ठीक है, फिलहाल हीरालाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए। लगातार हीरालाल ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि ऑपरेशन चेतना का 6ठा दिन आज है। 116 घंटे बाद भी प्रशासन के सारे प्रयास
फेल होते नजर आ रहे हैं। छठे दिन भी बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची फंसी हुई है। मासूम चेतना के परिजनों का भी प्रशासन पर बड़ा आरोप है। परिजनों ने जिला कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधिकारियों पर भी धमकाने का आरोप लगाया है। कहते हैं कलेक्टर के आने पर बताएंगे, अभी वो सो रही है। तो ये आरोप जो है वो परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने 6 दिन से कुछ खाया नहीं है, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, उन्हें सांत्वना दी जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर धमकाने के आरोप भी परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। मां की आप हालत देख सकते हैं। हम लगातार चेतना की मां से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वो इस वक्त कुछ भी कह सके। वो इंतजार कर रही है। 6 दिन बहुत लंबा समय होता है और जिस तरीके से मासूम चेतना लगातार बोरवेल में फंसी हुई है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन का रवैया परिजनों के साथ ठीक नहीं है। 116 घंटे, आप समझिए कितना लंबा समय। से तड़प रही अभी तक उनको खाने की देना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो कितना दिन तक वो उनका अंदर ही गायब देती। थोड़ी सी कन्या का फिक्र है हमको ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जिंदगी से जल्दी निकाल ली तो मैं उनके जमीन से कलेक्टर ने इतनी लापरवाही की और तेरे से मेरे बच्चे गए। अगर तेरे बेटी होती तो क्या तेरी लापरवाही करती तो अभी तक आज भी नहीं कोई पूछा नहीं ना कि तेरे बच्चे थे। आज बच्चे तो दिन जाए मेरे बच्चे के लिए इतनी लापरवाही की मर्द रही। आज मेरे को 6 दिन हो गए देखते हुए। ये लड़की की मम्मी है, लड़की के पापा बाहर है। इसका 6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया, नहीं तो इसने खाना खाया, नहीं पानी पिया, रो रो के बुरा हाल कर रखी है। कलेक्टर साहिबा बाहर आती है। फर्स्ट बात तो ये कि लड़की को गिरे हुए 3 दिन हो चुके थे। उसके बाद रात को 12 बजे वो यहाँ पहुँचती है। आकर कम से कम उसका पहला फर्ज ये था कि परिवारजनों से मिलकर उस बच्ची की माताजी से मिलकर उसको सांत्वना देती। आपकी बच्ची को सकुशल हम बाहर निकालने में पूरा योगदान देंगे, नहीं देंगे, जो भी थी उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। कलेक्टर साहिबा यहाँ आती है, सुबह आती है आधे घंटे, शाम को आती है आधे घंटे, अपने ऑफिस जाके सोती है। रात को उसको प्रशासनिक अधिकारी ये और बोलते कि बेचारी थक गई, वो सो गई। क्या कर रही है? या जमीन वार रही थी क्या वो सो गई हो? क्या करती? आके उसके लिए कुर्सी डाल दी जाती है, बैठ जाती है। जब तक वो नहीं आए काम स्टार्ट नहीं होगा। परिवार वालों को ये नहीं पूछा कि आप किस कंडीशन में हो, हम आपकी बच्ची को सकुशल बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, काम को तेजी से चलाएंगे नहीं चलाएंगे। आप सब मीडिया कर्मी 6 दिन से यहाँ उपलब्ध है। आप भी दिन रात एक कर रखे हो, आप देख रहे हो 6 दिन से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। काम इतनी धीमी गति से चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर यही बच्ची किसी नेता मंत्री या खुद ही कलेक्टर साहिबा, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कलेक्टर साहिबा को, ये बच्ची अगर आपकी होती तो क्या इसी तरह डिले होता इस काम में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद की बच्ची थी। ये इस बच्चे दूसरों की बच्ची है, उसको तो आपकी कुर्सी का लोभ लग रहा है। उसको थोड़ी मतलब है किसी की बच्ची की जान जा रही है, जोखिम में है या नहीं है, क्या समझेगी क्या नहीं समझेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में है और आज से अगले 3 दिन तक वो विधायकों के साथ बैठकें करेंगे। आज मुख्यमंत्री कोटा संभाग के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और सीएमआर में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सीएम विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और बजट से लेकर आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे, विधायकों के साथ सीएम का ये संवाद लगातार जारी है। आज से अगले 3 दिन विधायकों से चर्चा करेंगे सीएम और आज कोटा संभाग के विधायकों के साथ ये मीटिंग रहने वाली है। सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये बैठक होगी। बजट से लेकर आगामी कार्य योजना पर इसमें चर्चा की जाएगी और आज से अगले 3 दिन तक विधायकों के साथ चर्चा सीएम की ओर से की जाएगी। आज कोटा संभाग के विधायकों के साथ ये मीटिंग रहने वाली है और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल कैबिनेट की बैठक लेंगे दोपहर 2 बजे कैबिनेट, तो वहीं इसके बाद 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है। इसमें एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के साथ गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों पर निर्णय हो सकता है। नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पवार
कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है। इन छोटे जिलों में जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू शामिल है। आपको बता दें कि सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। बड़ी खबर यह है कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है। परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया गया है। आपको बता दें 2025 में 31 भर्तियों के 162 एग्जाम है। 10 एग्जाम की तारीख बदली गई है। आरपीएससी ने 7 नई तारीख जो है वो घोषित कर दी है। तो आरपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया है। 10 एग्जाम की तारीख इसमें बदली गई है। आरपीएससी ने 7 तारीख जो है वो नई घोषित करी है। परीक्षाओं का नया कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। पुलिस और तस्करों में मुठभेड़ देखने को मिली है। नीमच नारकोटिक्स टीम और तस्करों में मुठभेड़। नारायणपुरा टोल नाके पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में एक अधिकारी भी घायल है। टोल नाके पर पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। वाहनों की टक्कर में 2 नारकोटिक्स कर्मी घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। इनोवा कार से 345 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। तो पुलिस और तस्करों में मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से नारायणपुर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फायरिंग की। टोल नाके पर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। तो ये पुलिस की गाड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा गया है। पहले तो टोल नाके को तोड़ती हुई ये गाड़ी आगे आई और उसके बाद वहां पर पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारी। पीयूष संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। पीयूष, देखिए ये जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें एक गाड़ी रफ्तार के साथ पहले टोल बूथ पर नियम तोड़ती है, उसके बाद पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारती है, किस वक्त की ये घटना है? जी देखिए, ये पूरी जो घटना है वो अल सुबह की घटना है। नीमच नारकोटिक्स विभाग को जो मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मंगलवार के यहाँ पे नारायणपुरा टोल जो है वहां पर नाकेबंदी कर रखी थी और नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस ने जो नारकोटिक्स की टीम है उसने जो गाड़ी लगा रखी थी इनोवा कार आई तस्करों की और तेज गति से आई और टक्कर मार दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं और एक जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोपी जो था फरार होते समय उसने एक फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक अन्य पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हुआ। तीनों को नीमच के चिकित्सालय ले जाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने 345 किलो जो है डोडा चूरा वो जब्त किया है। जी ठीक है, लेकिन इसमें जो ये गाड़ी आ कहां से रही थी और इन बदमाशों के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इसमें एक आरोपी अभी फरार भी है? जी देखिए, ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है पुलिस के लिए और नारकोटिक्स टीम के लिए। फिलहाल जो तीनों पुलिसकर्मी घायल है उनका इलाज जारी है और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया उससे भी पूछताछ कर सारी जो है परिस्थितियां सामने आएगी और कहां से कहां ले जाई जा रही थी उसके बाद की घटना जो है वो सारी सामने कहानी आएगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। भांकरोटा अग्निकांड में एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हो गई है। ऐसे में हादसे में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों का अभी भी इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसे में जोसे सलीम नाम के मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें 20 दिसंबर को सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास हादसा हो गया और एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें कई लोग जिंदा जले थे। तो इलाज के दौरान एक और मरीज की जान चली गई है। सलीम नाम बताया जा रहा है मरीज का। अभी भी कई मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक इस पूरे हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा था, लेकिन कई ऐसे मरीज भी हैं जो गंभीर रूप से झुलस रखे थे और धीरे धीरे उनका ऑपरेशन लगातार किया जा रहा था और डॉक्टर्स की देखरेख में वो थे, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा गंभीर कुछ मरीजों की लगातार बनी हुई है और ऐसे में अब ये जो आंकड़ा है वो 20 का पहुँच गया है। फिलहाल अभी कई और मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं।
प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट है, जिसमें 6 जिलों में बारिश जबकि 22 जिलों में कोहरा घना छाया हुआ है। और अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, कोटा और झालावाड़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली है। बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आप देख सकेंगे कि मौसम का हाल अलग अलग जिलों में किस तरीके का देखने को मिल रहा है। फिलहाल 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश लगातार हो रही है और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दौसा की तस्वीर आपके सामने है जहां पर ओले जो गिरे हैं उन्हें इकट्ठा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये स्थिति है, घना कोहरा कोटा में लगातार देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में भी घना कोहरा है, जिससे आवागमन करने में काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के कारण मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और ठंडक जो है वो और अधिक बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में 2 दिन से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल रहे हैं और श्रीगंगानगर जिले में हुई हल्की बूंदाबांदी और दिन भर रही बादलवाही से ठंड बढ़ गई है। तो श्रीगंगानगर में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम एक बार फिर से ठंडक भरा हो गया है। लोग अलाव का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गंगानगर सहित प्रदेश भर में पिछले 2 दिनों से सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का अच्छा खासा असर देखने को मिला। अभी से हम श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर ही मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्री गंगानगर जिले के आसमान में बादलवाही बनी हुई है। बादलवाही की वजह से कल की दिन बात करें तो कल पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और यही वजह रही कि कल शुक्रवार को एक ही दिन में श्री गंगानगर जिले के अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और दिन का अधिकतम तापमान घटकर 15.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। कल पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए तो वहीं रातें भी काफ़ी ठंडी रही क्योंकि गलन का जो एहसास था वो पूरी रात बना रहा। बात बताएं, यदि ये जो मौसम का मिजाज है, यदि खेतों में बारिश होती है, मावट होती है तो उसका कितना फर्क? ज़्यादा हो तो नुकसान है, बट नॉर्मल हो जो हिसाब से मौसम के अनुसार तो सही है। और ज़्यादा होने तो फिर नुकसान है ही। अच्छा, कल बारिश हुई थी क्या थोड़ी बहुत आपके क्षेत्र गांव में? हाँ हुई थी बिल्कुल। फायदा होगा फसलों को? हाँ उससे तो फायदा बस तो नॉर्मल ही चीज़ है, उससे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है तो ऐसे में ये जो बूंदाबांदी है या हल्की मावट है ये खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अभी तक ठंड का एहसास बिल्कुल ही नहीं था और इस तरह की अगर बारिश होगी तो फसलों के लिए बहुत अच्छी है। पिछले दिनों में ठंडी पड़ रही थी पर सूखी ठंड होने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अगर 2-4 दिन और इस तरह का माहौल रहता है तो फसलों को अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी फसल पैदा होगी। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में ठंड के तेवर और ज़्यादा तीखे होंगे और ये खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद होगा। खासतौर से श्री गंगानगर के किन्नू और गाजर की मिठास बढ़ाने में कम तापमान और घना कोहरा खासा फायदेमंद माना